नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर की। देश के 109 जोड़ी रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी ऑपरेटर से प्रस्ताव मांगे गए हैं। हर ट्रेन में 16 कोच होंगे और साथ ही इसके ज्यादातर कोच मेक इन इंडिया होंगे। इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ही चलाएंगे। इसके जरिए निजी क्षेत्र से भारतीय रेलवे में न सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा, बल्कि नई तकनीक का भी उपयोग हो सकेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और शंकर आनंद दिल्ली से हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ा। शंकर, एक बड़ी खबर कह सकते हैं, जो पहले बात कही जा रही थी प्राइवेटाइजेशन की, वो चीजें अब सामने आ रही है। कब तक ये जमीन पर सामने आ जाएंगी? निश्चित तौर पर देखिए, ट्रेनों के संचालन में निजी भागीदारी की जो प्रक्रिया है वो लगभग तेज हो चुकी है और भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के संचालन के लिए निजी भागीदारी के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन आमंत्रित किया है। 109 ओरिजिनल डेस्टिनेशन जोड़ी रूटों के लिए यह आमंत्रित किया गया है और 151 आधुनिक ट्रेनों के संचालन के लिए यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। रेलवे का दावा है कि करीब 30,000 करोड़ का यह निवेश होगा और पहली बार पैसेंजर ट्रेनों के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे का दावा है कि यह कदम आधुनिक तकनीक के साथ साथ रोलिंग स्टॉक में होगा और मेंटेनेंस की लागत कम होगी, यात्रा समय में कमी होगी। इसके साथ ही नई नौकरियां पैदा होंगी, सुरक्षा बढ़ेगा, यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव मिलेगा और तकरीबन 109 जोड़ी रूट को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। हर एक ट्रेन में कम से कम 16 कोचें होंगी और अधिकांश ट्रेनें मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे। ट्रेनों के लिए फाइनेंसिंग, प्रोक्योरिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस का काम निजी कंपनियां करेंगी। ये ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक को अपनाया जाएगा। शंकर, सबसे बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रूट को लेकर बात हुई, लॉन्ग रूट पर चलेंगी या फिर शॉर्ट रूट पर चलेंगी ट्रेनें? मैं उसी बात को मैं बताना चाह रहा था कि ये ट्रेनें जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा है लॉन्ग रूट के लिए एक विशेष ऑफर तैयार किया गया है। और जो प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट का कंसेशन पीरियड जो है 35 सालों के लिए होगा। मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट का जो कंसेशन पीरियड होगा वो 35 सालों के लिए होगा। इसके साथ ही निजी कंपनियां भारतीय रेलवे के तय हावले चार्ज, वास्तविक खपत के आधार पर एनर्जी चार्जेस और पारदर्शी नीलामी की प्रक्रिया के तहत यह हिस्सा लेगी। परफॉर्मेंस भी जो है वो भी देखा जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि रेलवे के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें कि नई नई चीजों को लाया जा रहा है और निश्चित तौर पे जिस तरह से इस ट्रेनों के संचालन में निजी भागीदारी की प्रक्रिया तेज की गई है, इसमें आने वाले वक्त में कई और जो अपडेट्स है वो आ सकती हैं और निश्चित बिल्कुल एक बड़ा कदम कह सकते हैं। तो देश के 109 जोड़ी रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी ऑपरेटर से प्रस्ताव मांगे गए और बताया जा रहा है कि हर ट्रेन में 16 कोच होंगे और इसके ज्यादातर जो कोच हैं वो इंडिया में ही बने होंगे। इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ही चलाएंगे और निजी क्षेत्र में से भारतीय रेलवे में इससे न सिर्फ 30,000 करोड़ का निवेश होगा, बल्कि नए तकनीक का भी उपयोग होगा, रोजगार के मौके भी मिलेंगे, अवसर भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर आपका। और बात एक खौफनाक तस्वीर की। आप भी उस तस्वीर को देखिए जिसमें पानी की तेज धार में 2 युवक फंसे हुए हैं। वहीं सामने कुछ लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है जो उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हैं। ये पूरी घटना सासाराम के मांझर कुंड का है, जहां पानी में फंसे दोनों युवक पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक आए पानी की तेज धार से उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को स्थानीय लोगों की मदद से बचाया जा सका। इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों में देखिए कि कैसे 2 युवक जो है पानी की तेज धार में फंसे हुए हैं। सासाराम के मांझर कुंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन अचानक यहाँ तेज रफ्तार से पानी आई और इन्हें बचने का मौका नहीं मिला। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मुश्किलों के बाद इनको बचाया गया, इनकी जान बच गई। काफ़ी पर्यटक तो वहाँ जाते हैं और बारिश के मौसम में जो जलप्रपात बनता है उसको देखते भी है और उसमें नहाते भी हैं लोग। उसी क्रम में पता चला कि 2 नवयुवक वहाँ पे फंस गए थे तेज धार के कारण। फिर उन्होंने एक टीले का सहारा लिया और वहाँ पे थे, फिर उनको
वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया, एफर्ट किया, प्रशासन भी किया, पब्लिक ने भी किया, दोनों को एफर्ट से हम लोग को बचा लिया गया है। इधर छपरा के दरियापुर में रेल पहिया कारखाने में विस्फोट हो गया और विस्फोट की वजह से इस दौरान काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। घटना में 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह धुआं उठ रहा है और कर्मचारी इधर उधर भाग रहे हैं। फिलहाल विस्फोट के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इधर दरभंगा में चलती कार में 20 सड़क पर ही आग लगी और कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। हालांकि हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए। मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के औझौल के पास का है, जहां कार अचानक धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि कार समस्तीपुर से दरभंगा के लहरिया सराय आ रही थी, तभी अचानक इंजन धू धू कर जलने लगा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। 4 महीने के दौरान सूबे में हुए अपराध का डाटा वेबसाइट पर डालते ही सियासत जोर पकड़ने लगी। अपराध के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। बिहार पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट पर अपराध का डाटा डालते ही विपक्ष आक्रामक तेवर में आ गई है और सरकार के साथ पुलिस महकमा पर हमला बोल दिए हैं। अभी तो ये पूरे मैप में आ गया है, कंट्री के मैप में आ गया है, इंटरनेशनल मैप में आ गया है कि किस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ा है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, जहां तक क्राइम कंट्रोल करने की बात है, आप फेल कर चुके हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन लाचार हो चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपराध नियंत्रण के लिए क्या करें और क्राइम कंट्रोल के लिए क्या करें। ये सरकार की एक बड़ी विफलता है, वो भी इसलिए कि गृह मंत्रालय खुद तो मुख्यमंत्री ही देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे मामलों में लोगों की जान माल की हिफाजत और सुरक्षा कैसे हो, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। विपक्ष के सरकार पर किए हमले से सत्ता पक्ष के लोग भी तलखी में आ गए हैं और दावा करने लगे हैं कि अब वो दौर नहीं जब अपराधियों को सत्ता के गलियारों से संरक्षण दिया जाता था। अब फिजा बदल चुकी है और अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जहां तक बात अपराध के ग्राफ की बात है, तो पुलिस महकमा बहुत जल्द इसे कम कर लेगी। लोग हमें ज्ञान देना बंद करें, जरा बस ये बताएं कि कौन सा अपराध हुआ, किस पे कार्रवाई नहीं हुई है। ये डेटा अगर कोई दे दे तो हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है, हम फेल हो गए, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। मुझे लगता है कि जो भी आप आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े का जो भी आपका आधार रहा हो, निश्चित रूप से उन आंकड़ों पे आप जब देखेंगे कि सरकार एक्शन के मोड में रही है, न कि सरकार बचाने के मोड में। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्य में बढ़े अपराध को लेकर पुलिस मुख्यालय चिंतित है। एडीजी पुलिस मुख्यालय की माने तो अपराध का बढ़ा ग्राफ परेशानी का सबब तो है, लेकिन इस पर नियंत्रण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं और आने वाले चंद महीनों के अंदर अपराध का यह ग्राफ कम जरूर हो जाएगा। अगर इसको आप पिछले वर्षों और उनसे पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो एक जनरल ट्रेंड गिरावट का ही देखने में आ रहा है, औसत की अगर हम बात करें तो। परंतु चाहे वो गिरावट हो, किसी भी तरह का कोई भी अपराध होता है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होता ही है और हम चाहते हैं कि कम से कम अपराध की घटनाएं हों और उसके लिए हम पुलिसिंग को अपना जो है सुदृढ़ करें, उसके लिए निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही कुछ औचक जांच और प्लस औचक पेट्रोलिंग, इस तरह के नॉवल एक्सपेरिमेंट्स भी हम जो है इंट्रोड्यूस किए हैं हम लोगों ने और इसके रिजल्ट कुछ दिखने में आ रहे हैं और कुछ निकट भविष्य में और हमको दिखेंगे। वर्ष 2019 और 2020 अप्रैल माह तक बिहार में घटे अपराध का ये वो डाटा है जिसको लेकर सूबे की राजनीतिक गर्व है। इस डाटा में आपराधिक आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है। अब देखना यह है कि अपराध के ग्राफ को कम करने को लेकर किए जा रहे पुलिस मुख्यालय के दावों पर विभाग कितना अमल करती है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के करीब 1,50,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने स्वीकृत लोड से अधिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का जुर्माना माफ करने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव के पहले बिजली कंपनियों ने बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने विद्युत विनियामक आयोग के पास एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृत लोड से ज्यादा खपत होने पर लगने वाला जुर्माना माफ होगा।
यह नियम 1 अप्रैल 2020 से ही लागू हो जाएगा और मार्च 2021 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जो उपभोक्ता जुर्माना दे चुके हैं उस राशि को बिल में एडजस्ट किया जाएगा। यही नहीं, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पहले ही मिल चुकी है राहत। 8.5 लाख उपभोक्ताओं का 160 करोड़ हुआ था माफ। समाज के हर तबके को इसका लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं एक बड़ी मार के तौर पर इसे उपभोक्ता देख रहे थे, कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और सरकार की इस पहल से निसंदेह उन चेहरों पर मुस्कान आएगी जिनको एक बड़ी राशि जुर्माना के तौर पर भरने की जरूरत पड़ती है। बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव को सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को चुनावी सौगात माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस राहत पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है। बिजली की दरें तो ऑलरेडी बढ़ाए हुए हैं, अब चूंकि 1-2 महीने में चुनावी प्रक्रिया आरंभ होगी तो इस तरह की बातें की जा रही है। मैं समझता हूँ आम जनता पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये चुनावी लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। इससे बिहार की जनता इनसे खुश होने वाली नहीं है। चुनावी साल में की गई इस घोषणा पर विपक्ष भले सवाल खड़े करे, पर इतना तय है कि बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूर्णिया में केज तकनीक से मछली उत्पादन किया जा रहा है और एक और जहां इसके लिए सरकार की ओर से 50% अनुदान मिल रहा है, तो वहीं कम मेहनत और कम लागत में मत्स्य पालकों को अच्छी आमदनी भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड के दरियापुर में चंद्रेश्वरी जलकर आजकल क्रेज तकनीक से मछली उत्पादन के लिए चर्चा में। यहाँ के 100 लोगों ने मिलकर एक मछुआ समिति बनाई है। ये लोग ड्रम में जाल बांधकर क्रेज तकनीक से नदी में मछली उत्पादन कर रहे हैं। मत्स्य पालक शंभू चौधरी कहते हैं कि पहले ये लोग मजदूरी करते थे, लेकिन अब मछली पालने से लाखों रुपए कमा रहे हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कमाते थे। अभी सरकार जो योजना निकाला है उससे हमको लगता है कि हमारी पीढ़ी और सब कोई बहुत अच्छा जिएंगे और 100 परिवार इससे जो जीते हैं उसका जिंदगी और बेहतर होगा। मत्स्य विभाग के उप निदेशक ललन चौधरी ने कहा कि क्रेज तकनीक से मछली की वृद्धि भी तेजी से होती है, साथ ही बीमारी का खतरा भी नहीं रहता। वहीं जिला मत्स्य विभाग पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया ने कहा कि क्रेज तकनीक के लिए सरकार मत्स्य पालकों को 50% अनुदान भी दे रही है। केज में मछली हमारे सुरक्षित व्यवस्था में रहते हैं। उनके साथ कोई समस्या होती है, जैसे बीमारी हुआ किसी तरह का, तो उसको तुरंत हम उसको रेमेडी करते हैं। उनके खाना खिलाने में हम उनको जो सुविधा होती है, खाना का खपत भी कम होता है। देखिए, जो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है 48 लाख का है, जिसमें 50% सब्सिडी यानी 24 लाख की सब्सिडी। अभी तक में हम उनको 12 लाख की सब्सिडी दे दी। तभी जो भी एक्सपेंडिचर को काट रखे, हमको लगता है कि 15 से 20 लाख के बीच में यह। क्रेज तकनीक से मछली उत्पादन की सराहना करते हुए जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि इससे सरकार के जल जीवन हरियाली योजना को भी बढ़ावा मिल रहा है। ये जो नई तकनीक है और जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो क्रॉप्स है, जिसमें पानी का दोहन, जो भूगर्भ जल है उसका दोहन कम होता है, जो राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, तो उसके अंतर्गत किसानों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और किसानों की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बहरहाल मत्स्य पालक यदि क्रेज तकनीक को अपनाकर मछली उत्पादन करें तो वो दिन दूर नहीं जब आंध्र प्रदेश की तरह बिहार में भी नीली क्रांति होगी। जरूरत है तो सिर्फ मछुआरों को प्रशिक्षित कर इस तकनीक को बढ़ावा देने की। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। भागलपुर का बाल वैज्ञानिक गोपाल देश के लिए न सिर्फ 3 बार नासा का ऑफर नकार चुके हैं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्योता भी ठुकराकर देश के लिए काम करने का फैसला लिया है। फिलहाल गोपाल देहरादून रिसर्च सेंटर में केले के अपशिष्टों से सुपर एब्जॉर्बेंट को तैयार करने के साथ दूसरे अनुसंधान के कार्य में जुटे हैं। साथ ही अपने मित्र के साथ एक प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने में भी लगे हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण है गोपाल। इस बाल वैज्ञानिक को जब वो 10वीं का छात्र था तब बनाना बायोसेल के आविष्कार के लिए इंस्पायर्ड अवार्ड मिला था। इतनी कम उम्र में केले के थंब से बिजली उत्पादन के कारनामे ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को प्रभावित किया था।
इसी बीच 31 अगस्त 2017 को गोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम ने उन्हें NIF यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद भेजा, जहां उन्होंने 6 नए आविष्कार किए और इस आविष्कार से गोपाल की दुनिया बदल गई। आज गोपाल का नाम दुनिया के 30 स्टार्टअप साइंटिस्ट में है। रिसर्च को लेकर नासा से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक का ऑफर उन्होंने देश के लिए अस्वीकार कर दिया। नासा से हमें गोपोनियम एलॉय के लिए ऑफ़र मिला था, जो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं और वो भी पेटेंट फाइल अभी मिला नहीं है। तो इसके लिए हमें नासा ने अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया, लेकिन उसके लिए उन्होंने कई सारे रूल्स रखे थे जो हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम अपने देश के लिए ऐसा मतलब नहीं कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए काम करेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसके लिए हमने उनको ऑफ़र को अस्वीकार कर दिया और अपने देश में काम करेंगे। गोपाल ने केले के अपशिष्टों से प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट सुपर एब्जॉर्बेंट तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल पैम्पर, टिश्यू पेपर, नैपकिन, फाइल कवर्स में किया जा सकेगा। साथ ही केले के रस से अल्कोहल तैयार करने में भी जुटे हैं गोपाल। अपने बचपन के मित्र के साथ वोकल फॉर लोकल के तहत रिवॉल्यूशनरी प्रेशर कुकर का निर्माण किया है, जिसमें 11 घंटे तक खाने के गर्म रहने का दावा किया जा रहा है। ये प्रेशर कुकर गैस, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक तीनों चूल्हों पर इस्तेमाल होगा। गोपाल और उसके मित्र अपने इस नए प्रोडक्ट को पेटेंट कराने में जुटे हैं। बट अभी एक प्रोजेक्ट है वो कुकर का है, जो कि हम लोगों ने मिलके इन्वेंट किया है। इसको हम लोग मार्केट में लाने का सोच रहे हैं, जो कि इंडक्शन और इलेक्ट्रिक और जो भी है तीनों पे आसानी से यूज हो सकता है, जिसमें आप खाना जो है 11 to 12 आवर तक जो है 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म रख सकते हैं, जो कि मार्केट में एक नई उपलब्धि के रूप में आएगी, जो कि अभी तक ऐसा कुकर अभी तक कोई आया नहीं है। और ये कुकर जो है चीपेस्ट है और इजी टू यूज भी है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश के बाद जिस तरह से गोपाल लगातार नैनो बेस्ड साइंस सहित माइक्रोबायोलॉजी में रोज नए शोध कर रहे हैं, ये ऊंची उड़ानों का सपना देखने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी देने का बयान क्या दिया, इस पर सियासी बवाल मच गया। इस पर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी जेएमएम कोटे के शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध कर दिया। सरकारी नौकरी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही मिलेगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान से सियासी गलियारों में हंगामा मच गया और हंगामा भी ऐसा मचा कि सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी इसका विरोध विपक्ष से पहले कर दिया। मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का यह बयान पूरी तरह असंवैधानिक है। लेकिन सबसे पहले सुनिए शिक्षा मंत्री का बयान। सारे लोग, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो चाहे सरकारी काम करने वाला कोई है, आप सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाइएगा, निजी विद्यालय में पढ़ाइएगा और नौकरी खोजिएगा सरकारी। इसलिए हम इसको माने सभी से एक जानकारी कर रहे हैं कि क्या इस तरह होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इस स्टेटमेंट के प्रथम भाग के बारे में मैं कहूँगा ये संभव नहीं है, यह असंवैधानिक हो जाएगा। संविधान किसी को अंतर नहीं करता है, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है, प्रतियोगिता की परीक्षा होती है, तो सबको अधिकार होता है उसमें शामिल होने का और मेरिट के आधार पर चुना जाता है। जब सत्ता पक्ष में ही शामिल जेएमएम और कांग्रेस के मंत्री एक दूसरे के फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखते हों, तो भला ऐसे खुले मैदान में विपक्ष बैटिंग करने से कैसे चूकता। इच्छा शक्ति यदि है तो आप ये कहें कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस सूबे में नहीं रहेगा, सारे के सारे सरकारी स्कूल ही होंगे, वहाँ शिक्षा व्यवस्था हम बेहतर करेंगे तो सारे बच्चे वहीं पढ़ेंगे।
लेकिन आप एक तरफ प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे और दूसरी तरफ जो है सरकारी स्कूल है, तो आखिर दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेगी? ये चीजें कर सकते हैं क्या? शिक्षा मंत्री को आखिर यह बयान क्यों देना पड़ा, यह बात समझ से परे है। लेकिन ऐसे हल्के बयानों से सरकार की साख जरूर दांव पर लगती है। जेएमएम कोटे के शिक्षा मंत्री के बयान को कांग्रेस ने जिस तरह से असंवैधानिक करार दिया, उससे यह साफ है कि सरकार में भले दोनों साथ हों, लेकिन हर फैसले में हाँ मिलाने वाली नीति नहीं चलेगी। बोकारो से ज्ञानेंदु के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। इधर रांची के अरगोड़ा में 2 सब्जी विक्रेता के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब सब्जी बाजार, ऑटो चालक और पुलिस प्रेस वालों की भी रैंडम कोरोना जांच कराई जाएगी और इसकी शुरुआत रांची के पुलिस कर्मियों से हो भी गई है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार जहां कम हुई है, वहीं खतरा भी बढ़ा है। सोमवार को राजधानी की 2 सब्जी विक्रेता महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं। अब स्वास्थ्य महकमा को ये लगता है कि समाज के वैसे वर्ग जिन पर कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, उनकी रैंडम जांच कराई जाए। इसके लिए रांची में सबसे पहले सब्जी, फल विक्रेता, पुलिसकर्मी और प्रेस वालों की कोविड-19 सैंपल जांच के अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की जाँच कराई गयी। बहुत अच्छी बात है कि सभी पुलिसकर्मी रोड में रहते हैं और सबका खतरा बना हुआ तो रहता ही है। प्रिकॉशन के लिए बहुत अच्छी बात है कि सभी पुलिसकर्मी का टेस्ट हो रहा है और ये अच्छा कदम। दरअसल पिछले दिनों रांची में एक ही दिन में मिले 14 कोरोना पॉजिटिव में से 2 सब्जी विक्रेता महिला, 1 बैंक कर्मी और 1 एसएफसी कर्मी भी थे। चूँकि ये सभी लोग अधिक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कॉन्टैक्ट कनेक्शन वाले जॉब में लगे लोगों की रैंडम जाँच कर रहा है। हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के, जैसे कि वल्नरेबल ग्रुप में जो सब्जी वाले लोग हैं या ऐसे पुलिसकर्मी जो कि ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में आते हैं, या आप लोग ऐसे मीडिया बंधु जो कि ज़्यादा हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं या दूसरे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में आते हैं, किस ऑटो वाले भी हैं, इस तरह के जितने लोग हैं, या फिर जो ऑफिस में ऐसे लोग जो कार्य करते हैं जो कि ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और एक शेड्यूल बना करके उन लोगों में जाके रैंडम टेस्टिंग करेंगे। झारखंड में बेहतर रिकवरी रेट के चलते बड़ी संख्या में कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं, तो दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि अब बाजार, मार्केट से भी पॉजिटिव केस मिलने लगे हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों और कॉन्टैक्ट कनेक्शन के खतरे वाले काम में लगे लोगों की कोरोना जांच से फायदा यह होगा कि कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा कम होगा। कैमरामैन संजय के साथ रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।